हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से केपी और केसी में संबंध कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। हमने आपको केसी और केपी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक, यहाँ पर एक बार हम रिपीट कर दें कि जैसे कोई आपकी रिएक्शन दी गई है तो उसके लिए केसी की वैल्यू जो निकाला था वो निकाला होगा एक्टिव मास ऑफ जेड की पावर m1, एक्टिव मास ऑफ y की पावर m2 प्लस डैश 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 अपॉन एक्टिव मास ऑफ a की पावर n1, एक्टिव मास ऑफ b की पावर n2 प्लस डैश डैश डैश। आपने ये निकाला होगा केसी की वैल्यू, और केपी की वैल्यू जो निकालते हैं तो वो एक वैल्यू और निकालते हैं, कौन सी? केपी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर केपी निकालते हैं, केपी पी डैश जेड की पावर m1 पी डैश वाई की पावर m2 अपॉन पी डैश ए की पावर m1, यहाँ पर डैश डैश हो जाता है, यहाँ पर पी डैश बी की पावर n2 डैश डैश डैश। ठीक, ये वैल्यू आपने केपी और केसी में निकाली थी। केपी का मतलब, केसी का मतलब होता है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी सांद्रता के लिए, किसी भी अक्रिया के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है इसके कंसंट्रेशन के टर्म पर। और अगर प्रेशर के टर्म पर किसी गैसियस इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो ये निकल कर के आता है केपी और केसी में। हमने आपको बताया यहाँ पर रिलेशन बताएंगे कि केपी और केसी में कौन सा रिलेशन होता है। जैसे एक रिएक्शन दी गई है N1A प्लस N2B प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर दिया गया है गिव्स आउट M1 Z प्लस M2 Y प्लस डैश डैश डैश। ये रिएक्शन दी है। ठीक, तो इस रिएक्शन में अब अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने पर क्या होता है, हम जानते हैं कि वहाँ पर केसी की वैल्यू और केपी की वैल्यू निकल के आती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं किसके लिए, कि एक गैसियस रिएक्शन के लिए। ये कौन सी रिएक्शन दी गई है? गैसियस रिएक्शन दी गई है। और इस गैसियस रिएक्शन के लिए हम किसकी वैल्यू, केपी की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पर देख सकते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाने पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर यहाँ पर केपी की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी? केपी की वैल्यू निकालना चाहें तो केपी की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर केपी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, इस तरह से कुछ निकल कर आएगी केपी की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम केपी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी डैश जेड की पावर m1 पी डैश वाई की पावर m2 अपॉन, यहाँ पर डैश डैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, और भी हम रिएक्टेंट ले सकते हैं और प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए की पावर n1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा पी डैश बी की पावर n2 डैश डैश डैश। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो पी डैश ये निकाल लिया है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन
आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इक्वल टू nRT, क्या बोलती है nRT। तो यहाँ पर अगर इसको हम क्या करते हैं इधर भेज दें तो ये हो जाएगा P इक्वल टू n/VRT, क्या हो जाएगा n/VRT हो जाएगा। तो यहाँ पर n/VRT जो निकल करके आता है, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, देख सकते हैं we know that क्या जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं C इक्वल टू n/V, क्या लिख सकते हैं C/, या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं C इक्वल टू n/V। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा P इक्वल टू CRT, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा we know that, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं C की जगह पर, देखो C की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं n/V लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर n/V जो था उसकी जगह पर हमने C कर दिया है। तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन की बात आती है तो हमारे रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट Z की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट Y की कंसंट्रेशन के टर्म में हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार therefore अगर हम PA के लिए निकालना चाहें, ठीक, P' A के लिए, यहाँ पर अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A, यानी कि ये जो आपकी रिएक्शन दी गई है इस गैसियस स्टेट के लिए लिए गए हैं। तो जब रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर रखेंगे, तो जहाँ पर P है उसको हम P' कर लेंगे और A आपके कौन सी है, गैस के लिए। तो फॉर गैस A के लिए यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इक्वल टू हो जाएगा CART, क्या हो जाएगा CART, ये निकल करके आएगा। तो यहाँ पर अगर गैस B के लिए निकालना चाहें तो लिख सकते हैं P' B इक्वल टू CBRT, ये निकल करके आएगा, ठीक। इसी प्रकार से Z के लिए निकालेंगे तो P' Z इक्वल टू CZ इंटू RT, और इसी प्रकार से निकालेंगे तो P' Y इक्वल टू CY इंटू RT। ये वैल्यू जो होती है हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर रख दें तो क्या निकल करके आएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है PA PB PZ PY, ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखो P' Z P' Y P' B, तो इसमें अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, और रख करके वैल्यू निकालेंगे तो Kp निकल कर आएगा, Kp इक्वल टू निकल करके आएगा P' Z की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CZRT की पावर m1, ठीक, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा CYRT की पावर m2, ठीक, डैश 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 हो जाएगा, यहाँ पर रख लेंगे, ठीक। तो इसके लिए रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो निकाला जाएगा तो इसके लिए A की वैल्यू कितनी रखेंगे, इतनी हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा CART की पावर n1, ठीक, और ये हो जाएगा CBRT की पावर n2, ये हो जाएगा डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पर ये RT सब जगह का RT जो है कॉमन मिल रहा है, तो RT को उधर
हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा Kp = Cz की पावर m1 और Cy m2 अपान डैश 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 ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं Ca की पावर n1 Cb की पावर n2 डैश 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 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये Rt की पावर देखिए यहाँ पर n1 और मल्टीप्लाई n2 है, जुड़े में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर n1 + n2 हो जाएगा, यहाँ पर n1 + n2 हो जाएगा। और ये n1 + n2 जो होगा ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी पावर में लिख सकते हैं m1 + m2 प्लस डैश 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 ये हो जाएगा। इसको थोड़ा से चेंज करके लिख सकते हैं, थोड़ा से पास में Rt की पावर m1 + m2 प्लस डैश 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 माइनस n1 + n2 प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हम जानते हैं ठीक कि जो आपके m1 + m2 माइनस n1 + n2 जो होता है इसको हम डेल्टा n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल्टा n लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका Kp निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा Cz की पावर m1 Cy की पावर m2 डैश 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 अपान Ca की पावर n1 और Cb की पावर n2 डैश 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 मल्टीप्लाई Rt की पावर डेल्टा n। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा n = क्या होता है, m1 + m2 प्लस डैश 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 माइनस n1 + n2 डैश 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 ये होता है। तो इसकी जगह पर हम डेल्टा n लिख सकते हैं। अब ये देखिए कंसंट्रेशन दी गई, कंसंट्रेशन ऑफ Z, कंसंट्रेशन ऑफ Y, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी कि अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होता है उसको हम Kc लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो आपकी ये Kc ये जो होता है ये इतना Kc के इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं Kp = Kc मल्टीप्लाई Rt की पावर डेल्टा n। तो ये वैल्यू जो निकल करके आती है ये Kp और Kc में रिलेशन निकल आएगा। ठीक, दिस रिलेशन इज नोन एज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक, तो Kp और Kc में रिलेशन निकल करके आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानेंगे। इसको हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक। तो सबसे पहले हम आपको साम्यावस्था बताएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ऐसी रिएक्शन जब किसी जो आपकी रिवर्सेबल रिएक्शन होती है तो रिवर्सेबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल होती है। तो ऐसी रिएक्शन ऐसे हम पोजीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हमने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब बात यह आई कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो कैसे निकालें। तो अगर एक रिएक्शन माना दी गई है, जैसे A गिव्स आउट B दी गई है, ठीक, A गिव्स आउट
बी। इस रिएक्शन में अगर हम निकालना चाहें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो लिख सकते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लें, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकाल लें तो लिख सकते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, ये हो जाएगा। ठीक, तो रेट यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट लग जाएगा तो आर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ एक्टिव मास ऑफ ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं फॉर बैकवर्ड रिएक्शन तो यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन में हम देखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक, तो ये निकल कर आएगा, हम कांस्टेंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी एक्टिव मास ऑफ बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। तो हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम यानी कि जो साम्यावस्था होती है, ठीक, एट इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको देखने को मिलता है कि जो आर एफ होता है वो आर बी के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख सकते हैं आर एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं के एफ ए और आर बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं के बी बी। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पर के एफ एक्टिव मास ऑफ ए और ये हो जाएगा इक्वल टू के बी एक्टिव मास ऑफ बी। इसको इधर हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ बी एक्टिव मास ऑफ ए, ये निकल करके आएगा। अब हम जानते हैं के एफ अपॉन के बी जो होता है, ठीक, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं के सी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। ये जो वैल्यू निकल कर आती है, ठीक, यहाँ पर भी कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे के इक्वल होता है तो ये जो होता है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल करके आ जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी अग्र अप्रिया के वेग स्थिरांक तथा पश्च अप्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट अगर निकालना होगा तो हम यहाँ पर देखते हैं रेट कांस्टेंट जो है ये एक प्रकार से इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉलो करती है। जैसे एक रिएक्शन दी गई है, ए गिव्स आउट बी, तो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो कहा जाता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो आपका कोई भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बेटा dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, कंसंट्रेशन ए। अब यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन ए की बात करते हैं तो dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए हो जाता है, तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट लगाएंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा के एक्टिव मास ऑफ
ए। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट की बात करते हैं तो ये आपका रिएक्टेंट दिया गया है, टोटल रिएक्टेंट दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम ये निकालना चाहें, देख सकते हैं, अगर प्रोडक्ट जो आपका रिएक्टेंट है यानी कि A = 1 हो जाए, ठीक, तो जब यहाँ पर अगर 1 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए तो उस जगह पर dx/dt की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, dt की वैल्यू आ जाएगी k के इक्वल। यानी कि कह सकते हैं जब अभिकारक की सांद्रता एकांक हो जाए, यानी कि अभिकारकों की एकांक सांद्रता होने पर अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होती है। ये आपके इस रेट कांस्टेंट को निकालने का फार्मूला होता है और इसी रेट कांस्टेंट को हम एक प्रकार से बोलते हैं कि विशिष्ट अभिक्रिया की दर, यानी कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं A + B गिव्स आउट, ये दिया गया है, और ये बना है प्रोडक्ट। क्या बना है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर एक तरीके से और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर dx/dt निकालना चाहें, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A की पावर कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, या एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, तो dx/dt = क्या हो जाएगा, K एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B। यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर इस रिएक्शन में, यानी कि इस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 कर दी जाए, यानी कि एक्टिव मास ऑफ A = मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ B = 1 हो जाए, ठीक। अगर ये हो जाता है तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि dx/dt जो बचता है dx/, यहाँ पर लिख सकते हैं if, ठीक, if एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B = 1, then dx/dt = k, यानी कि ये निकल करके आता है जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हो वो 1 हो, उस टर्म पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक, वो कह सकते हैं कि उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से हम रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। थैंक यू।